नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गोत्र क्या है, मुख्य गोत्र कौन कौन से हैं और अपना गोत्र कैसे पता करें। दोस्तों, गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गोत्र का संबंध ऋषि मुनियों से है। भारत की गोत्र पद्धति एक बहुत प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसके जरिए व्यक्ति के वंश का पता चलता है। यह पद्धति आज भी प्रचलन में है। हमारे देश में 4 वर्ण माने जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, जिनका गोत्र पता नहीं होता उनके लिए कश्यप गोत्र मानकर चला जाता है, क्योंकि कश्यप ऋषि से ही सारे मनुष्य, जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी जन्म हुआ है। इसलिए ऋषि कश्यप को कोई भी अपना गोत्र मान सकता है, जिनको यह नहीं पता होता कि हमारा गोत्र क्या है। जाति विभाजन होने के बाद अलग अलग गोत्रों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। सबसे पहले गोत्र सप्तऋषियों के नाम से प्रचलन में आए, जो इस प्रकार से हैं: गर्ग, गौतम, सांडिल्य, अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्र का चलन इसलिए किया गया ताकि एक ही खून से संबंध रखने वालों की आपस में शादी ना हो। एक ही प्राचीन ऋषि आचार्य के शिष्यों को गुरु भाई मानते हुए पारिवारिक संबंध स्थापित किए गए, और जैसे भाई और बहन का विवाह नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु भाइयों के बीच विवाह संबंध गलत माना जाने लगा। दोस्तों, इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि किसी परिवार का जो आदि प्रवर्तक था, जिस महापुरुष से परिवार चला, उसका नाम परिवार का गोत्र बन गया, और उस परिवार के जो स्त्री पुरुष थे वह आपस में भाई बहन माने गए, क्योंकि भाई बहन की शादी अनुचित प्रतीत होती है। इसलिए एक गोत्र के लड़के लड़कियों का परस्पर विवाह वर्जित माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्ण कुल के लोगों के लिए गोत्र ब्यौरा रखना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि गोत्र ज्ञान होने से, उसके अध्ययन की परंपरा में उसकी शाखा प्रशाखा का ज्ञान होने से उत्तर संबंधी वेद का पठन पाठन पहले करवाया जाता था, उसके पश्चात अन्य शाखाओं का। किंतु आज हिंदुओं में गोत्र को स्मरण रखने की परंपरा का त्याग करने से गोत्र संकरता बढ़ रही है। वर्तमान समय में अपने गोत्र का ज्ञान न होना और इसको महत्व न देने के कारण वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती। गोत्र के संबंध में यज्ञवालक और बोधायन दोनों का मत है कि कालांतर में गोत्रों की संख्या 7 न रहकर हजारों में हो गई। तब एक वंश परंपरा में खानदान का जो मुख्य व्यक्ति हुआ, चाहे वह आदिकाल में हुआ चाहे वह बीच काल में हुआ, उसके नाम से गोत्र चल पड़ा। यहाँ तक में कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब आइए कुछ महाभारत काल के उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं, और बाद में आपको बताएंगे कि वैज्ञानिक रिसर्च गोत्र के बारे में क्या कहती है। महाभारत काल में अर्जुन ने अपने मामा की लड़की सुभद्रा से विवाह किया, जिससे उसका पुत्र अभिमन्यु पैदा हुआ। कुंती और सुभद्रा के पिता सगे भाई बहन थे। दोनों सूरसेन की संतान थी। कुंती का वास्तविक नाम पृथा था। राजा कुंती भोज ने पिता सूरसेन से गोद लेने के कारण कुंती पड़ा, इसलिए तो अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। वासुदेव की 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। रोहिणी के संतान बलराम और सुभद्रा थे, जबकि देवकी के संतान भगवान कृष्ण थे। अभिमन्यु ने अपनी माता के सगे भाई अर्थात अपने सगे मामा बलराम की पुत्री से विवाह किया। सुभद्रा और बलराम एक ही रोहिणी और वसुदेव के संतान थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह भी अपने मामा की लड़की रुक्मावती के साथ हुआ था। भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने अपने मामा की लड़की रोचना से विवाह किया। परीक्षित ने अपने सगे मामा राजा उत्तर की लड़की, जिसका नाम इरावती था, उसके साथ विवाह किया। सहदेव ने अपने मामा द्युतिमान की बेटी विजया से विवाह किया। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का विवाह अपने सगे मामा की लड़की यशोधरा से हुआ। अज्ञात शत्रु ने अपने सगे मामा की बेटी बज्जीरा से विवाह किया। महाभारत के समय से ही मामा की लड़की से विवाह को अति उत्तम, शुभ और कुलीन माना जाता था। इसे गलत नहीं माना जाता था। मामा की बेटी को बहन की मान्यता नहीं दी गई है। प्राचीन समय से ही यह रीति प्रचलन में है। इसी तरह से दक्षिण भारत में मामा की लड़की से विवाह होना आम बात है। दक्षिण भारत में यह नियम आज भी चल रहा है। इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूरे दक्षिण भारत में सगे मामा की बेटी से शादी का प्रचलन है। यह प्रश्न उठता है कि जैसे पिता का गोत्र छोड़ा जाता है, वैसे ही माता का गोत्र छोड़ना जरूरी नहीं है। वीर्य की प्रधानता होने से पिता के गोत्र को पूरी तरह छोड़ना महर्षि मनु जी ने आवश्यक समझा, लेकिन माता पक्ष की लड़की ली जा सकती है, अर्थात मामा की लड़की से शादी धर्मानुसार मान्य है, लेकिन अपने गोत्र में शादी पूर्णतः वर्जित और निषेध है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि एक ही गोत्र में विवाह करना कहीं भी उचित नहीं है।
आगे चलकर परेशानियों का कारण बनता है। विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक ही गोत्र में शादी करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विज्ञान के अनुसार एक ही गोत्र या कुल में शादी करने पर दंपत्ति के संतान में आनुवंशिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दंपत्ति की संतानों में एक सी विचारधारा होती है, कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता। खासकर वंशानुगत रोग ऐसे लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं और यह बचपन से ही किसी न किसी रोग से पीड़ित पाए जाते हैं जो उनके जीवन काल तक बना रहता है। इसलिए वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान्यता देते हैं कि एक ही गोत्र में विवाह करना कहीं न कहीं आगे चलकर आने वाली संतान के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी गोत्र के बारे में। अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो आप अपना गोत्र पता करें, और अगर आपका गोत्र नहीं पता हो रहा तो आप ये मान के चलिए कि आपका गोत्र कश्यप है। वह हर संसार में जो भी प्राणी मात्र है सभी का गोत्र कश्यप माना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। जय श्री राम।